सोनम वांगचुक बिल्कुल वही मांग कर रहे थे जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था जब 370 अबॉलिश किया गया था और जम्मू और कश्मीर को 3 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था कि भाई लद्दाख को आपने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम उसको एक स्टेट का दर्जा देंगे और दूसरा कि उसको 6 शेड्यूल के राइट्स देंगे जो ट्राइबल एरियाज के लिए होता है, ये हमको दीजिए। अब इसके लिए बार बार सोनम वांगचुक तब पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे और करीब 1 साल पहले बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे, बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे। आप उनका अगर रिकॉर्ड करियर देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हिल एरियाज के लिए किए हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसका असर लद्दाख वगैरह पर बहुत हो रहा है उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते थे, उसके बारे में बहुत बोलते थे और उनको तमाम अवार्ड्स मिले हैं, हर तरह के अवार्ड्स, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारों से उनको अवार्ड्स मिले हैं और उन्होंने एज सच मोदी सरकार का कभी विरोध नहीं किया था। सिर्फ ये मांग थी उनकी कि भाई हमको जो आपने प्रॉमिस किया था वो तो दीजिए, जो मिनिमल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो दीजिए। और हर बार वो बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात करते थे। अभी भी जब वायलेंस हुआ, वायलेंस कैसे हुआ? अगर आप वायलेंस की क्रोनोलॉजी देखें तो पहले एक बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वहां पर लद्दाख में इसी मांग के साथ, और उस डेमोन्स्ट्रेशन पर पहले लाठी चलाई गई। जब लाठी चलाई गई तो कुछ लोगों ने शायद पत्थर फेंकने शुरू किए। लाठी चलाई गई और टीयर गैस चलाई गई। तब पत्थर कुछ लोगों ने फेंके। पत्थर फेंकने के बाद गोलियां चली और कई लोगों की मौत हो गई और करीब 80-90 लोग अस्पताल में हैं। 4 लोगों की तो मौत हो गई जिसमें एक तो आर्मी के ऑफिसर है और बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं जो घायल हो गए। उसके बाद ये आर्सन वगैरह जो शुरू हुआ ये उसके बाद हुआ। यही चीज अगर आप देखें एक तरह से नेपाल में भी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये वायलेंस शुरू हुआ तुरंत सोनम वांगचुक ने तुरंत उसको डिनाउंस किया कि ये वायलेंस जो है, ये आग वाग लगाने का जो सिलसिला है, ये हमारे मूवमेंट को पीछे कर देगा, गड़बड़ा देगा हमारे मूवमेंट को, हमको बिल्कुल पीसफुल रहना है। उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया। और अब देखिए सरकार की मैलाफाइडीज, एनएसए का ऑर्डर इशू कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और आज तक, अब देखिए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज तक वो ऑर्डर सर्व भी नहीं किया, जबकि कानून में लिखा है कि 5 दिन के अंदर वो ऑर्डर उनको सर्व करना होता है। आज तक वो ऑर्डर सर्व नहीं किया, उनको जोधपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया। और कैसे कोई कह सकता है कि उनको डिटेन करने से वायलेंस रुकेगी या उनको डिटेन करने से इस वायलेंस में कोई भी फायदा होगा? इनफैक्ट उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तब तो वो हेल्प कर रहे थे इस वायलेंस को रोकने में, बार बार आवाज दे रहे थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अरेस्ट करने से वहाँ के लोगों को उनकी और भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। और ये इसी से एविडेंट है कि भाई दोनों जो लद्दाख की काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है, और कारगिल की एपेक्स बॉडी है, दोनों ने बोल दिया है कि जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं और जब तक ये कर्फ्यू वगैरह नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते, आप लोग जो बात करना चाहते हैं।
तो इसलिए किसी भी तरह से इनको बंद रखना किसी के फायदे में नहीं है। और देखिए मेलाफाइडीज क्या है, आपने केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 3 चीजें करी। एक, उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। एक, एफसीआरए उनका कैंसिल कर दिया। एक, कहते हैं कि इनकी जो जमीन दी गई थी इनकी यूनिवर्सिटी को, इन्होंने एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी वहां पर अभी बनाई है, उसकी जमीन सरकार ने दी थी। वो कहते हैं कि वो जमीन वापस ले लेंगे। और जो अब भाजपा की आईटी सेल वगैरह जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और उस प्रोपेगेंडा में क्या है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान गए थे। अरे पाकिस्तान तो एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने गए थे। वहां पर जो उन्होंने बोला वो सारा वीडियो पर है। उन्होंने बल्कि वहां पर भी मोदी सरकार की थोड़ी तारीफ ही करी थी और क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करी थी। और उधर एफसीआरए के कैंसिलेशन ऑर्डर में ये लिख दिया है कि वहां पर सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। अरे वो तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे थे। फूड सिक्योरिटी को कहते हैं सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करेगा। तो मतलब किसी भी तरह से ये जो सरकार का मूव है कि इनको एनएसए में बंद कर लो और इससे वायलेंस रुकेगा, तो किसी भी तरह से जायज नहीं है, हर तरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मेलाफाइडी है। और मेलाफाइडीज इतनी सारी चीज़ों से एविडेंट है, जिस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी वालों ने चलाया है उनके खिलाफ, उनको एंटी नेशनल साबित करने के लिए, उससे बिल्कुल क्लियर है कि जस्ट बिकॉज ये वो मांग कर रहे हैं जो भाजपा ने और सरकार ने खुद प्रॉमिस करी थी, और अब वो लोग देना नहीं चाहते, ना तो स्टेटहुड देना चाहते हैं, ना कोई 6 शेड्यूल राइट्स देना चाहते हैं। तो बस इस वजह से यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई दूसरे चार्ज में नहीं तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया जाएगा। ये चल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि हम लोगों की तो बिल्कुल सीधी सीधी मांग है, आप स्टेटहुड दीजिए, आप 6 शेड्यूल राइट्स दीजिए लद्दाख को, आप ही ने प्रॉमिस किया था, और ये इनको रिलीज करिए, मतलब और कर्फ्यू वगैरह लिफ्ट करिए। यही सब हम लोगों की मांग है। योगेंद्र जी चेक कर लीजिए एक बार। साथियों, जैसा मैंने पहले कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच में बैकग्राउंड बता देता हूँ एक बार फिर, जो प्रशांत जी ने कहा उसको जोड़ते हुए। इस देश की ट्रेजेडी ये है कि देश के कोने पे, खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ होता है उसके बारे में यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग, खासतौर पे दिल्ली में बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए लोग, ना तो कुछ जानते हैं ना परवाह करते हैं। और खास तौर पे ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करती है, राष्ट्रवादी सरकार की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए कि देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करें। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में एक एक करके देश के बॉर्डर्स पे जितने इलाके हैं वो पहले से ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं। कश्मीर का सवाल था, उस पे लोगों ने कहा ये तो पुराना मामला है। ठीक है, मणिपुर तो पुराना मामला नहीं है, मणिपुर तो सारा आपका बनाया हुआ मामला है। लद्दाख, जिस इलाके में भारत की सेना वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग पर निर्भर है, और ये मैं नहीं कहता, आर्मी के जनरल्स कह रहे हैं कि हम कारगिल की लड़ाई लड़ सके वो इसलिए क्योंकि स्थानीय लोग गए। मुझे सोनम वांगचुक बता रहे थे कि लोग अपने खर्चे पे बसेस कर कर के कारगिल के युद्ध के अंदर
गए सेना की मदद करने के लिए, उनका सामान उठाने के लिए, उनको जितनी लोकल असिस्टेंस चाहिए वो देने के लिए। जिस इलाके में भारत का मुकाबला चीन से है और भारत की सेना स्थानीय लोगों की मदद पर निर्भर है और स्थानीय लोग आउट ऑफ द वे जाके हर तरह से मदद करते रहे हैं, रिकॉर्ड है। आर्मी में भर्ती होके भी, जवान के तौर पे लड़के भी, पीछे लड़ते हुए भी, उस इलाके में बैठे बैठाए इतना बड़ा संकट क्रिएट कर देना, ये इस सरकार के राष्ट्रवाद के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि चिंता राष्ट्र की नहीं है, चिंता केवल अपनी पर्सनल पब्लिसिटी और अपने अहम की। और अपने अहम के लिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान भी होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मुद्दा देखते हैं, ये मांग किसकी है? ये मांग सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है। ये डिमांड लद्दाख के दो हिस्से हैं, एक जो बुद्धिस्ट हिस्सा है लेह वाला, दूसरा जो लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा है कारगिल वाला। दोनों के अलग अलग संगठन हैं, कभी कभी दोनों संगठनों में विरोध भी होता है, पैरेलल काम भी करते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन ये डिमांड सबकी है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, सिर्फ लेह की नहीं है, ये पूरे लद्दाख के तमाम लोगों की मांग है। और ये वो मांग है जिसे खुद बीजेपी लिखकर अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुकी है। और मांग क्या है? मांग है कि हमें, जैसे इस देश का बाकी सब हिस्से में लोग अपने आप पे राज करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने तरीके से राज करते हैं, वो अधिकार हमें दिया जाए। लद्दाख के लोग ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो कि हरियाणा में ना मिला हो, कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे। डेमोक्रेसी, 370 जब हटा, हम तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन सोनम वांगचुक ने समर्थन किया था। हमारे कई लोग उसके बारे में भी उंगली उठाते हैं, मैं उसमें मेरी समझ सिर्फ ये है, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने फ्रीडम स्ट्रगल के समय सिर्फ और सिर्फ कहा कि मैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखूंगा, उसकी दृष्टि से मैं सारी चीज को देखूंगा, उसी तरह से सोनम वांगचुक कहते हैं मैं लद्दाख की दृष्टि से पूरी चीज को देखूंगा। और लद्दाख की दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा कि 370 वापस होने से अगर हमें यूटी का दर्जा मिलता है, ये हमारी पुरानी मांग रही है, उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। तो कोई ऑपोजिशन के एजेंट हो, हर हालत में बीजेपी का विरोध करना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। सोनम वांगचुक का समर्थन किया उन्होंने। क्या क्या वायदे थे? वादा था कि यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आपको राज्य का दर्जा मिलेगा, और अगर राज्य का दर्जा न मिला तो आपको अपनी विधानसभा मिलेगी, क्योंकि कई यूनियन टेरिटरीज हैं जहां विधानसभा है, दिल्ली में भी है, पौंडीचेरी में भी है। विधानसभा का दर्जा मिलना था ताकि आप अपनी सरकार चुन सकें। यूनियन टेरिटरी तो मिली, यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर उठा के बैठा दिया गया, कोई विधानसभा की चर्चा नहीं, कोई वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं, कोई असेंबली देने की बात नहीं। दूसरी मांग थी तो या तो राज्य का दर्जा मिले या आपको यूटी के अंदर ही लेजिस्लेचर मिले, बिल्कुल भारत के संविधान के अंदर आने वाली चीजें, कोई नई चीज नहीं है। तीसरी मांग 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल देश के उन इलाकों में होता है जहां आदिवासी पॉपुलेशन हो और उनको अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का अधिकार होता है, ताकि काफी सारे स्थानीय फैसले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोकल कस्टम से रिलेटेड, वो तमाम फैसले वो खुद ले सकते हैं। 6th शेड्यूल देश के अनेक इलाकों में लागू है, कोई लद्दाख पहला इलाका नहीं है जो इसकी मांग कर रहा है। आसाम में है, आसाम में एक से ज्यादा 6th शेड्यूल के एरियाज हैं, देश के तमाम राज्यों के अंदर हैं आदिवासी इलाकों में। वो इसकी मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि 6th शेड्यूल होने से लद्दाख में सिर्फ एक नहीं, 6 या 8 अलग अलग आदिवासी इलाके हैं। हर आदिवासी समुदाय को अपने यहाँ पे
अपने लोकल कस्टम्स, अपने लोकल प्रॉपर्टी, अपने फॉरेस्ट, उस सब को गवर्न करने का अधिकार मिल जाता। इसलिए इसकी मांग कर रहे थे। इस पे भी कोई विचार नहीं। और मांग आज शुरू नहीं हुई है। ये मांग जो है ये काफी समय से चलती आ रही है। खतरा क्या था? 6 शेड्यूल की मांग क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे एक चिंता है कि अब जबकि 370 हट गया है, 35A का प्रोटेक्शन हट गया है, अब बाहर के लोग यहाँ पे आ सकेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे, बाहर की इंडस्ट्रीज को जगह दी जाएगी, सोलर पार्क बनने की बात शुरू हो गई है। और आप सब जानते हैं उसके पीछे किसका पैसा है? अडानी का। ये सब मामले शुरू हो गए हैं। तो वहां के लोगों को चिंता ये है कि एक बार वो 370 की छतरी हटने के बाद, और अगर 370 हट गया, गवर्नेंस मिली नहीं, तो इसका, और आपको 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिला नहीं, देन यू आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। तो उसके बाद तो कोई भी आएगा, वहां पे जमीन खरीदेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, जो करना करेगा, लोकल कस्टम्स, लोकल रिसोर्सेज, लोकल प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म होगी। उसको बचाने का संघर्ष है जो देश के तमाम इलाकों में हुआ है। वो करने की बजाय, और जैसे मैंने कहा, ये बात आज होनी शुरू नहीं हुई है। 5 साल, जब तो 6 साल से लगातार ये मांग उठ रही है। पिछले साल 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो लोग दिल्ली आए। छोटी बात नहीं है, 1000 किलोमीटर लेह से चलते हुए यहां दिल्ली तक आए। और सरकार ने उनका स्वागत क्या किया? 144 लगा दिया, कुछ लोगों को उठा के अंदर कर दिया, उनको एक तरह से, वो जो यहाँ का लोकल लद्दाख हाउस है उसमें एक तरह से उनको कैद करके रख दिया। ये उनका स्वागत हुआ। सवाल तो ये होना चाहिए कि 6 साल तक ये आंदोलन इतने अहिंसक तरीके से कैसे चला। सवाल ये होना चाहिए कि 6 साल तक जिन लोगों के साथ लगातार धोखा किया गया, उन लोगों ने फिर भी इतना धीरज बना के कैसे रखा। और मैं समझता हूं उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो सोनम वांगचुक है, जिसको वो हिंसा के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं। वो व्यक्ति इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। और आज सिर्फ लद्दाख का नहीं, वो व्यक्ति पूरे देश का एक हीरो है। जो पुराने उनके काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन आज जिस धीरज से परिचय दिया उन्होंने, और जैसे ही आंदोलन में हिंसा हुई, खड़े होके कहना कि ये गलत है और मैं इस धरना को, इस आंदोलन को वापस लेता हूं, ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है। तमाम नेता उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक ने वो हिम्मत दिखाई जो इस देश के और दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोग दिखाते हैं। उस व्यक्ति को और उस आंदोलन को इस तरह से दाग लगाने की कोशिश करना जो कि चल रहा है, एक भी वीडियो नहीं है। बार बार आपको बताया जाता है, रोज सुबह अखबार में छाप दिया जाता है, हिंसा को भड़काया। आज भी सुबह अगर आप देख लें, सरकार के 2-3 अखबारों ने बड़े अच्छे से सरकार के बयान को सोर्सेज कह कह के छापा है। हिंसा भड़काने की कोशिश। अरे भाई, हिंसा भड़काने की कोशिश एक आदमी कर रहा था, चारों तरफ कैमरे थे, आपकी पुलिस थी। एक वीडियो तो होगा ना जहां वो हिंसा भड़का रहा होगा, एक वीडियो तो होगा जहां ये कह रहा होगा। कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। फिर वही खेल खेला जा रहा है। आपको बताया जाएगा इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि एविडेंस कुछ है नहीं। और उसके बाद एनएसए लगाना, मतलब किस लोगों पे आप एनएसए लगा रहे हो? मोटी बात यह है कि चूंकि सामान्य कानून में हमारे खिलाफ आपके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसा कोई कानून ढूंढो जहां एविडेंस देने की तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एविडेंस के अंदर लगा के और बंद कर दिया जाए। तो देश के तमाम जन संगठनों की तरफ से, देश के तमाम ऐसे नागरिकों की तरफ से जो कि इस देश में बेहतरी चाहते हैं, जो इस देश के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते हैं,
जो चाहते हैं कि इस देश का हर इलाका, हर नागरिक सुरक्षित रहे, उन सब की तरफ से हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लद्दाख मणिपुर वाले रास्ते पर ना जाए, जो कुछ वहाँ हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति हम यहाँ नहीं चाहते। सौभाग्य यहाँ ये है कि यहाँ के लोगों में आपस में कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं है। कारगिल के लोग भी और लेह के लोग भी एक साथ मिलके बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम चाहते हैं कि लद्दाख उसी तरह से उतने ही सौहार्द से, उतने ही ताकत से इस देश के साथ लगाव महसूस करे जितना लगाव लद्दाख ने दिखाया है, जिस तरह की देशभक्ति उन्होंने दिखाई है, तो हम सब की ये मांग रहेगी कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। नंबर 2, जो झूठे आरोप सिर्फ वांगचुक पे नहीं पूरे लद्दाख पे लग रहे हैं, लद्दाखी बहुत आहत हैं इस बात से। उनकी संख्या कम है लेकिन उनका दर्द कम नहीं है। लद्दाखी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें देशद्रोही कह रहे हो। हम लोगों को, जिन्होंने चीन का सामना किया, हम लोगों को आप दिल्ली वाले बैठ के देशद्रोही बता रहे हो। इस किस्म के लांछन लगने बंद हों और उनकी जो वाजिब मांग है, ये कहना कि हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे, अरे हम तो आपसे वो मांगने आ रहे हैं जो आपने हमें वायदा किया था। चर्चा क्या करनी है इसमें? आपने खुद कहा था जो देंगे, हम तो वो कह रहे हैं कि आप वो दे दो। तो उनकी जो मांग है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो यूटी में, चाहे आप उसे स्टेट का दर्जा दें चाहे यूटी का दर्जा दें, ये कोई जिद नहीं है इनकी तरफ से। आप स्टेट का दर्जा दें या बिना स्टेट का दर्जा दिए भी आप इलेक्टेड लेजिस्लेचर वहां, चुनी हुई विधानसभा, चुनी हुई सरकार हो और 6th शेड्यूल का दर्जा मिले, ताकि वहां के अलग अलग इलाकों में स्वायत्तता हो सके। ये भी हम याद रखें कि जब जब लद्दाख की तरफ से बात आती है, आज सुबह अखबारों में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरव्यू छपा है, उनसे कोई भी सवाल पूछा गया, उनसे कहा गया हिंसा क्यों हुई, उनसे कहा गया गोली क्यों चली, उनसे कहा गया लोग परेशान क्यों हैं, उनका एक ही जवाब होता है, हमने इतने करोड़ रुपए दिए हैं, हमने इतने करोड़ की योजना शुरू की है, पहले इतने करोड़ आते थे अब इतने करोड़ दिए हैं। लद्दाख के लोग इज्जत मांग रहे हैं और सरकार उन्हें पैसे गिनवा रही है। दुर्भाग्य से ये बिल्कुल कॉलोनियल मेंटेलिटी है कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, मैंने पैसा फेंक दिया ना तुम्हारी तरफ, पहुंचा या नहीं पहुंचा तो अलग बात है, मैंने पैसा फेंक दिया, अब बस तुम बात करना बंद कर दो। ये जो कॉलोनियल रुख है, ये जो बिल्कुल औपनिवेशिक मानसिकता है अपने ही देश के नागरिकों के प्रति, उसको छोड़ा जाए, ऐसी हमारी अपील होगी, ऐसी हमारी आशा भी होगी। जी, जैसा मैंने कहा, सौभाग्य इस देश का ये है कि मणिपुर में जिस तरह से दो समुदायों में आपसी झगड़ा था, सौभाग्य ये है कि लद्दाख में वैसा कुछ नहीं। लेकिन जिस किस्म की का अहंकार है, जिस किस्म की नासमझी है, वो बिल्कुल वही है जिसने मणिपुर के अंदर इस सारी स्थिति को पैदा किया। बॉर्डर एरियाज के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना एक तो मानवीयता की दृष्टि से तो गलत है ही है, लेकिन इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ही नासमझी के खेल हो रहे हैं। ये सरकार इस देश के बॉर्डर्स को कमजोर करके जा रही है, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान किया गया रुख हो, चाहे मणिपुर के दौरान हो, चाहे अब लेह में जो हो रहा है। और sorry sir, can you be louder? Can the NSA be challenged under the legal procedure?
Yes, it can be challenged. It can be challenged, but they have not served a copy of the order. They are supposed to serve the copy of the order within 5 days maximum. But now, today, 5 days are elapsing and they have not yet served a copy of the order. In fact, when he was arrested and taken to Jodhpur, a very senior police officer of Ladakh had messaged Mrs. Wangchuk, Gitanjali Wangchuk, that she would be hearing from the senior police officer immediately after Sonam Wangchuk reaches Jodhpur. But she didn't hear from anybody thereafter. Uh, and so far she has not received, and I believe that Mr. Wangchuk has also not received any copy of this detention order under NSA. Now, the law under NSA is that you can preventively detain somebody about whom there is serious apprehension that his non-detention would lead to breach of peace and breach of national security, etc. And the law further says, the Supreme Court further says, that you have to give good reasons in your detention order as to why you have that apprehension. In Sonam Wangchuk's case, if you see all the facts around his movement, all the facts about his statements, etc., exactly the opposite is true. In fact, it is his detention which can possibly lead to breach of peace because it has agitated large numbers of people in Ladakh, as is clear from the boycott yesterday by the apex body of both Ladakh as well as Kargil. So, in fact, his being outside and his being able to lead this movement would have been the best insurance against breach of peace, etc. You are now creating a situation. You are creating a situation where it can, by firstly keeping somebody who could have peacefully led that movement in detention, and secondly, you are agitating the Ladakhi people further. You first shot bullets, injured so many people. I believe 90 people are in hospital. 4 people have been killed. So it was a huge incident which obviously would lead to a lot of anger. So therefore, NSA can be challenged, but at least let them serve a copy of that order. So what's the legal recourse in that case available for Mr. Sonam Wangchuk at this point in time? So we will be moving to Supreme Court. So we don't know. See, the thing is that these are not decisions which can be taken in a hurry. These are decisions which have to be very carefully weighed, and only then they have to be taken. So far as Mr. Wangchuk is concerned, of course, he would like to be out so that he can lead the movement peacefully. But the point is that his detention is certainly not only in Ladakh, it is leading to inflamed feelings against this government and the BJP. If the BJP thinks that by this vicious social media campaign against Mr. Wangchuk they can defame him, they are totally mistaken. Exactly the opposite is happening. The result of this campaign is exactly the opposite. So, but that decision as to whether this will be challenged or not in court will have to be taken later. But first let them serve a copy of the detention order, that thereafter we will see. Actually, we were expecting Gitanjali Wangchuk ji in the press conference itself. She had confirmed it, but she, in the course of the press conference, she informed us that she is held up with something very important. Some new developments have taken place, and she is handling that, and therefore she is unable to come. So our apologies that she cannot join you here in the press conference. She was the other guest that I was speaking about, who we were waiting for. She could have personally responded to some of those things, and and it's very important that we hear her voice, because she's not only his wife, she's also his partner in construction, in the developmental work that they have done, and also in the current struggle. Sir, what about the denial of judicial inquiry into
See, judicial inquiries these days have also become a way of brushing things under the carpet. The judicial inquiries go on for years altogether, and they say that we have instituted a judicial inquiry and it will go on. So, for a judicial inquiry to have any meaning, there have to be two preconditions. That the members of that judicial inquiry have to be appointed not by the government, which is clearly an interested party in this matter, but they should be appointed by the judiciary. Number two, that the judicial inquiry should lead to a quick conclusion. It cannot be that it goes on for months or years altogether. So, judicial inquiry would be useful if these two preconditions are satisfied. There is one here, this HIA closure, is it legal or illegal? Citing reasons of illegal encroachment. HIA Himalayan Institute or Alternative Ladakh, its closure. Closure of the Closure, institute. no, that is totally illegal. Totally illegal. Even the cancellation of the FCRA, totally illegal. They have, Mr. Wangchuk had responded to that FCRA notice. He had responded to this threat to take over the land, etc. If you read his responses, you will find that there is absolutely no ground for either taking back that land, closure of that institute, cancellation of the FCRA, CBI investigation, etc. These are all totally mala fide actions being undertaken by the government only to somehow get him embroiled in all this so that he cannot lead this movement and to defame him. So do you think that this is a fit case for Supreme Court to take a suo motu cognizance? Supreme Court these days very rarely takes suo motu cognizance of anything. But yes, it's a very serious case, and this is certainly a fit case for taking suo motu cognizance. But they are, especially when it's involving one particular person, then the Supreme Court rarely takes any suo motu action. Because they feel that unless that person himself wants, why should we on our own do this? This is the problem. ये देखिए, हमारा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोग वही करेंगे जो बहुत सारे केसेस में करते हैं. पहला जो डिटेंशन ऑर्डर आएगा NSA वाला, वो 15 दिन का होगा. उसके बाद वो एक्सटेंड करते जाएंगे. इस तरह से ये लोग काम करते हैं. पहले भी इन्होंने इसी तरह से काम किया है. चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बार बार एक्सटेंशन करते रहे. तो देखिए क्या करते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर फ़र्क ये भी है कि इनको ये भी पता है कि इनका अरेस्ट बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है. बीजेपी के लिए, सरकार के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है. नेशनली, इंटरनेशनली सरकार की इमेज, बीजेपी की इमेज इससे बहुत खराब हुई. Thank you very much.